24 अगस्त 1947 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना टीबी और लंग्स की बीमारी से थक चुके थे। वो कश्मीर में कुछ दिन आराम करना चाहते थे। उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को इंतजाम करने के लिए कश्मीर भेजा। उस वक्त तक जम्मू कश्मीर एक आजाद रियासत थी दोस्तों। जिन्ना को लगता था कि 75% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान के साथ ही विलय करेगा। 5 दिन के बाद में कर्नल बर्नी लौटे और जब लौटे ना तो उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह चाहते ही नहीं कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी में अपने कदम तक भी रखें, एक टूरिस्ट के तौर पर भी कश्मीर ना आए। जिन्ना समझ गए कि कश्मीर को लेकर जैसा वो सोचते हैं हालात उससे एकदम उलट हो सकते हैं। नमस्ते राष्ट्रवादी राशिद में आज कहानी कश्मीर की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित कर दिया। इसके तहत देश को आजादी तो मिली लेकिन उसे 2 डोमिनियंस में बांट दिया गया। ये 2 डोमिनियंस थे भारत और पाकिस्तान। उस वक्त देश भर में मौजूद 565 रियासतों को लैप्स ऑफ पैरामाउंसी ऑप्शन दिया गया। इस ऑप्शन के तहत रियासतें भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ में जुड़ सकती थी या फिर खुद को आजाद भी रखने का फैसला ये रियासतें कर सकती थी। 15 अगस्त 1947 तक ज्यादातर रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल हो चुकी थी। सिर्फ 3 रियासतों का विलय और इन्हीं का मामला उलझ गया। ये 3 रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जून 1947 आते आते भारत के आखिरी वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन कश्मीर गए, लेकिन महाराजा हरी सिंह ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे मुलाकात ही नहीं की। कुछ समय के बाद माउंटबेटन के चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड हेस्टिंग्स कश्मीर गए और अपने नोट में लिखा, जब भी मैंने विलय की बात करनी चाहिए महाराज ने पूरा टॉपिक, पूरा विषय बदल करके रख दिया। 12 अगस्त 1947 को हरी सिंह ने तय किया कि जम्मू कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जाएगा बल्कि आजाद रहेगा। हरी सिंह के बेटे कर्ण सिंह के मुताबिक भारत में लोकतंत्र लाया जा रहा था जो महाराज यानी महाराजा हरी सिंह को कतई पसंद नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम देश बनने जा रहा था, उसके साथ जाना भी ठीक नहीं था। हरी सिंह ने आजाद रहने के बारे में लगभग तय कर लिया। 15 अगस्त 1947 के बाद भी हरी सिंह पर भारत में शामिल होने के लिए कोई रत्ती भर भी दबाव बनाया नहीं गया। सरदार पटेल का मानना था कि हमें कश्मीर के मामले में उलझना चाहिए ही नहीं। पहले ही भारत के पास में काफी राज्य है, ऐसा बार बार सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से कह रहे थे। दूसरी तरफ कश्मीर को अपने साथ विलय के लिए पाकिस्तान बेचैन हो चला था। 24 अगस्त 1947 को पाकिस्तान सरकार ने महाराजा हरी सिंह को एक चेतावनी भरा खत भेजा। खत का मजमून था, कश्मीर के महाराजा के लिए समय आ गया है कि उन्हें अपनी पसंद तय करते हुए पाकिस्तान को चुनना चाहिए। अगर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होने में विफल रहा तो सबसे गंभीर संकट निश्चित रूप से सामने आएगा। ये पाकिस्तान की महाराजा हरी सिंह को धमकी थी। सितंबर आते आते कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की शिकायतें आने लगी। जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के कमांडर जनरल हेनरी लॉरेंस स्कॉट ने महाराजा हरी सिंह से कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली गुप्त घुसपैठ को लेकर के कई शिकायत की। महाराजा डर गए, घबरा गए। 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक खत में जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं। इस खत का मजमून था, पटेल साहब कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। मुस्लिम लीग बड़ी तादाद में कश्मीर में घुसने की तैयारी में है। शीतकाल में कश्मीर का संबंध बाकी भारत से पूरी तरह कट जाएगा, ये ठीक नहीं है। उससे पहले भारत को कुछ करना होगा। नेहरू की बात सच साबित हुई। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के करीब 5000 कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में आ घुसे, आ धमके। उन्होंने खुद को यह कहा कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। उन कबायलियों को पाकिस्तानी सेना के जवान लीड कर रहे थे। 3 दिन तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का नरसंहार किया, उनके घरों को लूटा, महिलाओं को बेआबरू किया, हजारों की तादाद में औरतों को किडनैप कर लिया गया। शुरुआती इलाकों पर कब्जे के बाद ये कबायली श्रीनगर की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। यहीं पर महाराजा हरी सिंह मौजूद थे। 24 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह ने भारत से फौजी मदद मांगी। 25 अक्टूबर को
इंडियन डिफेंस कमेटी की मीटिंग में इस प्रपोजल पर विचार किया गया कि कश्मीर के भारत में विलय के लिए भारत को सेना भेजनी चाहिए या फिर नहीं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, गृह मंत्री थे, उस समय रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, इनके साथ ही तीनों फौज यानी तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ मौजूद थे। उसी दिन डिफेंस कमेटी ने सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए श्रीनगर भेजा। मेनन उसी दिन लौटे और कहा, कश्मीर को हमलावरों से बचाने के लिए तुरंत सेना भेजनी चाहिए। कश्मीर के तमाम इलाकों पर कबालियों का कब्जा होता जा रहा है। 24 अक्टूबर तक वो श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच गए। कबालियों ने माहुरा पावर हाउस पूरी तरह बंद कर दिया, जिससे पूरा श्रीनगर अंधेरे में डूब गया। इस बीच 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह सुरक्षित ठिकाने की तलाश में श्रीनगर से आ गए जम्मू। जम्मू पहुंचने के बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने कश्मीर के भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर्स कर दिए। अंग्रेजी में इस विलय पत्र को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस विलय पत्र के खंड 4 में लिखा है, महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का ऐलान कर दिया है। अगले दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय फौज श्रीनगर के हवाई पट्टी पर उतरी। भारतीय फौज के जहन में यह चल रहा था, कबालियों को कैसे रोका जाए। कबालियों के खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, उन्हें पीछे ढकेलने लगे। 1 साल 2 महीने, आई रिपीट, 1 साल 2 महीने और 5 दिन तक जंग चली। इस दौरान 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन में उठा दिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम भी हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। दोनों देशों के बीच कश्मीर में सीमा रेखा निर्धारित की गई, जिसे कहा गया बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। हालांकि संघर्ष विराम के बावजूद कश्मीर में दोनों देशों की सेनाएं अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटी। नेहरू की कई लोग आलोचना करते हैं, ठीक इसी जगह पर कहते हैं, जब कश्मीर में हमारी सेना लगभग जीत रही थी, पंजाब का इलाका आते ही सीज फायर यानी युद्ध विराम क्यों किया गया। अगर सीज फायर 3 दिन लेट कर देते तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK भारत का हिस्सा होता। एक किताब है कश्मीर नामा। कश्मीर नामा के लेखक अशोक कुमार पांडे सरदार पटेल के खत का हवाला देते हैं। यह खत 4 जून 1948 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर को लिखा गया। सरदार पटेल ने लिखा, सेना की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम संसाधन जितने भी रिसोर्सेज हैं पूरी तरह इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि आखिर हम कितने दिन तक युद्ध को खींच पाने में कामयाब होंगे। उस वक्त भारत के आर्मी चीफ जनरल बुचर ने भी नेहरू को सैनिकों की थकान, जूनियर अधिकारियों की कम ट्रेनिंग के बारे में बताया। उन्हें यह कहा कि इसके बारे में आपको जानना होगा। यह जानकारी दी गई। उन्होंने हथियारों की कमी के बारे में भी इस लेटर में लिखा और यह कहा नेहरू को कि यह अलार्मिंग साइन आ गया है नेहरू जी। 29 दिसंबर को नेहरू ने बुचर को लिखा, विकल्प 2 है मिस्टर बुचर, यूनाइटेड नेशंस के कहने पर युद्ध विराम या पाकिस्तानी सेनाओं के खिलाफ सशक्त सैन्य कदम उठा देना। किसी भी हालात में हमें बाद के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उस जमाने में बुचर को आक्रामक युद्ध का विकल्प प्रैक्टिकल नहीं लगा। बुचर ने 31 दिसंबर 1948 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल ग्रेसी के साथ सीज फायर पर सहमति जता दी और 1 जनवरी 1949 से सीज फायर हो गया लागू। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत का कब्जा रहा, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा अपना बरकरार रखा, जिसे आज भी वो आजाद कश्मीर और भारत जिसे POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है। कश्मीर के एक और हिस्से को बाद में पाकिस्तान ने चीन को सौंपा, जिसे चीन अक्साई चिन कहता है। 20 जून 1949 को राजा हरि सिंह को सत्ता से औपचारिक रूप से हटाया गया, जिसके बाद वो बंबई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, बंबई चले गए। बंबई जाने के बाद राजा हरि सिंह का जीवन लगभग गुमनामी में बीता। 26 अप्रैल 1961 को बंबई में उनका निधन हो गया। 1965 के दशक में कश्मीर पर कब्जे वाली पाकिस्तान की आस फिर जगी। इसकी 2 वजह थी। 1962 में चीन के साथ युद्ध की वजह से भारतीय सेना पूरी तरह पस्त हो चली थी। दूसरी,
1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन की वजह से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम सा आ गया, एक ब्लैंक सा आ गया। इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने प्लान किया ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर में शामिल लोगों को दो काम दिए गए। पहला, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना, और सेकंड वन यानी दूसरा, भारतीय सेना की महत्वपूर्ण पोस्ट और चोटियों पर कब्जा करना। 5 अगस्त 1965 को जिब्राल्टर फोर्स ने घुसपैठ की, लेकिन लोकल कश्मीरियों की मुखबिरी से ऑपरेशन फेल होने लगा। पाकिस्तान को लगा कि उसका यह प्लान पूरी तरह विफल हो गया, फेल होने वाला है, तो उसने तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। यहीं से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध की शुरुआत हुई। दोस्तों, कश्मीर पर प्रेशर कम करने के लिए भारत ने लाहौर की तरफ एक नया मोर्चा खोलने का फैसला किया। इस पूरे ऑपरेशन का कोड वर्ड भारत की तरफ से जानते हैं क्या रखा गया? बैंगल। बैंगल यानी चूड़ियां, कड़े। भारत की सेना 4 जगह से पाकिस्तान में घुसी। कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में भसीन, दोगाइच और वहाग्रियान पर कर लिया कब्जा। डोगराई लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर था। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि लाहौर तक भारत घुस आया है। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बीच में आया। इसके बाद दोनों के बीच युद्ध विराम हुआ, युद्ध खत्म हुआ। लेकिन उस जमाने के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब इतने हताश हुए, इतने निराश हुए, इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की बैठक में कहा, मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में डालेगा नहीं, कभी भी नहीं। इसी जंग के बाद ताशकंद में समझौते के लिए उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पहुंचे, जहां उनका निधन हो गया। और इस निधन पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। तो दोस्तों, दशकों के बाद कश्मीर की तस्वीर और तासीर फिर बदलने वाली है। लेकिन आपका अपना राष्ट्रवादी राशिद यही चाहता था कि आप कश्मीर के बनने, कश्मीर के बिखरने, कश्मीर के संवरने की कहानी मेरे शब्दों में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ में जाने। और अंत में, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।